हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज के इस लेक्चर में मैंने कवर करा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 15 डेज ही रिमेनिंग है। ओके, और ये 15 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ये सारी चीजें आप 15 डेज में भी कर सकते हो हमारे इस कोर्स के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको क्लियर करवा दूं, जैसे कि आपको पता है आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर पैटर्न आपको पता होगा। 40-60 होता है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ओके, और जो रिमेनिंग 60 है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसमें जिसमें कि आपको 40 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का होता है। तो उस तरीके से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया 120 मार्क्स। ओके, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस तरीके से 15 डेज में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए हमारा जो कोर्स है ये बता रखा है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप देखते हो नोट्स। नोट्स जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए बता रखा है, नोट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब नोट्स रीड करोगे हमारे, तो साइमल्टेनियसली आपको मॉक टेस्ट भी कवर करने हैं। जैसे आप नोट्स पढ़ते हो, नोट्स अगर आपने एक दिन में 2 से 3 आप नोट्स कवर कर सकते हो और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको नोट्स और मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब एग्जाम के 2 to 3 डेज पहले अगर आपने दोनों चीजें सॉल्व कर ली अच्छी तरीके से, आपने 10 दिन में आपका ये हो जाएगा नोट्स और मॉक टेस्ट। ओके, नोट्स और मॉक टेस्ट आपका ये 10 डेज में कवर हो जाएगा। अब जो आपका जो 5 डेज बचेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डेज आपके हैं आपके पास। ओके, जो 5 डेज आपके बचेंगे जिसमें कि यहाँ पर आप इस पीडीएफ को कवर करोगे। अब इस पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, टोटल जो एमसीक्यूज है ये 1500 एमसीक्यूज है। 1500 एमसीक्यूज से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमने हमारे इस पीडीएफ में आपके लिए कवर कर रखा है। अब इस पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, 1500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली सारे सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बीएचयू रीट के 2016, 17, 18, 19, 20 और अभी 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस पीडीएफ में कवर कर रखे। तो मेजॉरिटी आपके पास, अगर आप इतना कंटेंट अगर आप यूज करते हो, फॉलो करते हो, तो ये सफिशिएंट है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेंट है हमारा, इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 में से 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हूँ। गारंटी है कि इसी कंटेंट से आपको 35 डायरेक्टली क्वेश्चंस, यानी 40 में से 35 क्वेश्चंस तो हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है, फीडबैक हमारे ग्रुप में है, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसमें यहाँ पर आपको फीडबैक देखेगा। स्टूडेंट्स हमें रिव्यूज, स्टूडेंट्स के हमारे रिव्यूज है, जिसमें हमारा जो प्रीवियस ईयर बैच के स्टूडेंट्स का जो हमारा रिजल्ट है ये 90% आया है। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर बैच के स्टूडेंट्स का हमारा रिजल्ट जो है ये 90% था। 90% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हमारे इस कोर्स के थ्रू अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, बीएचयू रीट के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करा था। तो गारंटी है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर इस नंबर के थ्रू आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। याद रखना है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो।
तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट में जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। प्राथमिक आंकड़े का अर्थ है प्राइमरी डेटा इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि प्राथमिक आंकड़े का अर्थ क्या होता है, मतलब प्राथमिक आंकड़े की बेसिकली परिभाषा क्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा का मीनिंग हमें किस ऑप्शन में गिवन है और प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली। सो प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि रिसर्च में जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो और रिसर्च पेपर में आप जो भी डेटा होता है, आप आपके रिसर्च वर्क का जो भी आपका काम होता है वो आप आपके रिपोर्ट में बताते हो। और आपके जो भी रिसर्च का वर्क होता है उसमें आप दो तरीके के आपके रिसर्च में डेटा यूज करते हो। रिसर्च में आपको दोनों भी डेटा यूज करना होता है, प्राइमरी डेटा और एज वेल एज सेकेंडरी डेटा। आप ये दोनों भी डेटा यूज करते हो। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, मतलब ऑलरेडी दूसरे रिसर्चर्स ने, मतलब दूसरे जो शोध करता है उनके कार्य ऑलरेडी आपको प्रेजेंट मिलेंगे। उनकी जो भी रिसर्च होंगी, उन्होंने जो भी शोध पहले से ही कर रखी होगी, उन पर सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। मतलब ऑलरेडी जो शोध कर चुके हैं रिसर्चर ने, उस पर इंफॉर्मेशन, उसका डेटा, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध डेटा होता है, यहाँ पर आप कोई डेटा जनरेट नहीं करते हो। सो जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो रिसर्च पेपर में, और जब भी आप रिसर्च का कोई टॉपिक चूज करते हो, जब भी उस पर आप काम करते हो, आपका रिसर्च का जो भी कार्य होता है, आपका शोध का जो भी कार्य होता है, आप उसमें सेकेंडरी डेटा एज वेल एज प्राइमरी डेटा का भी यूज करते हो। सेकेंडरी डेटा बताते हो कि पहले किस तरीके से रिसर्च की गई, इस टॉपिक पर रिसर्च की गई, किस तरीके से उन्होंने पहले रिसर्च करा है, एंड देन उसके बाद आप प्राइमरी डेटा का अब उसके बेसिस पर आप न्यू डेटा जनरेट करते हो, जिससे जो हो जाता है आपका प्राइमरी डेटा। तो इससे हमें पता चलता है कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल हो, जो पुराने शोधकर्ताओं ने उस पर कार्य किया होता है। तो उस हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में, जैसे जर्नल्स, आर्टिकल, पेपर्स में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और प्राइमरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका जो प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, उसका अर्थ होता है कि आप जो नया डेटा बनाते हो, आपने जो पहली बार खुद से नया डेटा जनरेट करोगे, नया डेटा, ओरिजिनल डेटा जिसे हम कहेंगे, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा और प्राथमिक आंकड़े। सो हमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी में गिवन है, आपको विकल्प सी में सही ऑप्शन गिवन है, कलेक्टेड ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने पहली बार एक ओरिजिनल डेटा आपने कलेक्ट करा है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। मतलब वो ओरिजिनल हो, उसमें कोई पुराना डेटा इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें पूरा आपने जो न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी है, न्यू डेटा कलेक्ट करा है, ओरिजिनल, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो ओरिजिनल हो और जिसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा गया हो। सो मतलब पहली बार मूल रूप से एकत्र किए गए आंकड़े को हम कहते हैं प्राथमिक डेटा, मतलब का प्राइमरी डेटा। सो हमें ऑप्शन सी में प्राइमरी डेटा का सही अर्थ गिवन है और प्राइमरी डेटा की करेक्ट मीनिंग गिवन है। उसी तरीके से रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम द पब्लिश्ड
रिपोर्ट पब्लिश रिपोर्ट है, मतलब पब्लिश डेटा है, तो ये आपकी सेकेंडरी डेटा के अंडर आ जाएगा। यहाँ पर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, मतलब ऐसी रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई है। सो पब्लिश करी गई है तो इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी जो पुराने रिसर्चर्स ने रिसर्च की होंगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से ऑप्शन बी कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम द अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो अभी तक पब्लिश नहीं करी गई है, सो उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो अब जो रिपोर्ट अनपब्लिश्ड है, अभी तक पब्लिश नहीं करी गई है, सो उससे भी आप प्राइमरी डेटा नहीं कहोगे, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं अभी तक जो पब्लिश नहीं हुआ होगा, लेकिन अनपब्लिश्ड है, आपने खुद से ओरिजिनल फर्स्ट टाइम जो आप डेटा करते हो उससे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को भी हम प्राइमरी डेटा नहीं मानेंगे, प्राथमिक आंकड़े नहीं मानेंगे। उसी तरीके से ऑप्शन डी कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम द सेकेंड टाइम, अगर आप सेकेंड टाइम दूसरी बार मूल रूप से आपके जो आंकड़े उसको एकत्र कर रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा होगा, प्राइमरी डेटा नहीं है आपका, प्राथमिक आंकड़े नहीं होगा, ये आपका सेकेंडरी डेटा होगा। सो आपके जो प्राथमिक आंकड़े का सही अर्थ गिवन है आपको, ये विकल्प सी में गिवन है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पहली बार मूल रूप से एकत्र किया गया आंकड़े। अगला प्रश्न, यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. So इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है, क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपके जो प्रतिदर्श है, ये आपके पॉपुलेशन को, मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो, आप पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है, और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपके जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो, उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है, अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो, तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है,
आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपकी समूह प्रतिदर्श और आपकी स्तृत प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, क्रमवाचक स्केल में किस आधार पर आइटमों को क्रम में निर्धारित किया जाता है? ऑर्डिनल स्केल इज कॉल्ड एज द आइटम्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो ऑर्डिनल स्केल होती है, जो आपकी क्रमवाचक स्केल होती है, इसे किस आधार पर आइटमों के क्रम में निर्धारित किया जाता है। मतलब इसे हम कहते हैं कि आइटम को ये रैंक देता है। किस बेसिस पर ये आइटम्स को रैंक देता है? मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपका डेटा है, आप उन्हें रैंक देते हो। तो किस बेसिस पर रैंक देते हो? क्या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रैंक देते हो? आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास जो भी डेटा है, आप उस डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसे रैंक देते हो, या फिर साइज के, या फिर उसके स्केल के आधार पर, या फिर उसकी पॉपुलेशन के साइज मतलब कि उनके जनसंख्या के आकार के आधार पर उसे रैंक देते हो। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, इन सारे विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, चूंकि ये स्केल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको चारों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट्स याद होना चाहिए, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, थोड़ा समझने में मुश्किल आती है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप एक बार नोट्स मेरे फॉलो करिए, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कहूँगी कि आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। नोट्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जिससे कि आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स नोट्स को एक बार रीड करने से क्लियर हो जाएंगे, और मेरा वीडियो लेक्चर भी देख लेना एक बार। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, लेवल ऑफ मेजरमेंट इस टॉपिक से एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा। सो आपको याद रखना है, इसको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़कर चले जाना एग्जाम से पहले। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, आपको सारे 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स याद रखने हैं, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है? जिसमें आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपके पास आइटम्स होंगे, जो भी आपके पास डेटा होगा, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में भी सेम आप करते हो। आपके पास जो भी डेटा, आइटम, ऑब्जेक्ट होगा, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करोगे, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप क्या करते हो, जो भी डेटा होता है उनको एक रैंक देते हो और उनको एक ऑर्डर देते हो। उसी तरीके से इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे, लेकिन इंटरवल पर आपके डेटा को आप अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन रेशो में आपके जो जीरो है, आपके शून्य का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, आपका जो जीरो होता है, जीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मीनिंग भी होता है। सो ये हो गया आपके चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो इस प्रश्न में हमें ऑर्डिनल स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, मतलब क्रमवाचक स्केल से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपकी जो ऑर्डिनल स्केल है, इससे हम कहते हैं कि हम इसमें आपके जो एटम्स होंगे, आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे, डेटा होंगे, उनको रैंक देते हैं। सो हम रैंक किस बेसिस पर रैंक देते हैं? सो याद रखिएगा, हम रैंक चीजों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रैंक देते हैं। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी स्केल में उसको डिवाइड करोगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल में खास कर आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप आपके डेटा को, आपका जो आइटम्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनको रैंक देते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मतलब उनके अधिक विशिष्टताओं के आधार पर उसे आप रैंक देते हो, उन्हें उनके क्रम को निर्धारित किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का
सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए। उनकी अधिक विशेषताओं के आधार पर आप उनको क्रम देते हो, उनको रैंक देते हो। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर साइज मतलब उनके प्रतिदर्श के आकार के आधार पर नहीं, आप उनके साइज के आधार पर किसी को रैंक नहीं दोगे, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, देयर साइज मतलब उनके आधार के बेसिस पर, उनके उनके आकार के बेसिस पर नहीं, आप उनके आकार के बेसिस पर भी आप ऑर्डिनल स्केल में चीजों को, आइटम्स को रैंक नहीं करते हो। एंड यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। आप पॉपुलेशन का साइज, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन का कोई लिंक नहीं रहता है। स्केल और पॉपुलेशन बहुत डिफरेंट है ये टॉपिक, मतलब उनके जनसंख्या के आधार पर आप नहीं ऑर्डिनल स्केल में चीजों को रैंक करते हो, बस आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्डिनल स्केल में चीजों को, ऑब्जेक्ट को, डेटा को रैंक करते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, माध्य, माध्य का एंड बहुलक क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड आ। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है माध्य मतलब मीन, माध्य का मतलब मीडियन एंड मोड यानी बहुलक, ये क्या है? ये तीनों भी क्या है? ये मेजर्स ऑफ डेविएशन है, सैम्पलिंग के तरीके मतलब नमूने लेने के तरीके है, या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्र प्रवृत्ता के मापन है। तो याद रखिए आपके मीन, मीडियन एंड मोड मतलब माध्य, माध्य का एंड बहुलक, ये तीनों भी आपके केंद्र प्रवृत्ता के मापन है, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टैटिस्टिकली। मतलब जैसे मान लीजिए आपने सैंपल ले लिया, आपने एक पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल, जो कि आपके नमूने बन जाते हैं, और उनसे जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपने उसको कुछ इस ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, आपकी इंफॉर्मेशन को ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप एनालिसिस करोगे आपका डेटा कैसा स्प्रेड है, किस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड है, कितने लोग ज्यादा है, कितना मीन आ रहा है, मतलब एवरेज लोग, कितने लोग एवरेज में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, मतलब इस सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू पता लगाते हैं। सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना आपका डेटा फैला हुआ है, कहाँ पर आपके ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पर आपके गलतियां आ रहे हैं। तो ये सारा आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि केंद्र प्रवृत्ता के मापन ये बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि होता है मीन, मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू। अब जैसे आप स्टडी कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर जो सिटी है, इस सिटी में लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। सो जैसे आपने देखा कि ज्यादातर लोगों की, इस डेटा में ज्यादातर लोगों की एवरेज वैल्यू आपकी आ रही है, मीन आ रहा है कि ज्यादातर लोगों की जो इनकम है 90,000 से 1 लाख के बीच में है। आपके ऐसी मीन आ रहा है कि ज्यादातर लोगों की इस सिटी में इनकम जो है 90,000 से 1 लाख है। सो मीन बताता है एवरेज वैल्यू। एवरेज आप पूरे सिटी में हर एक लोगों का नहीं बता सकते कि किसकी कितनी इनकम है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू बताओगे, आप मीन बताओगे कि ज्यादातर लोगों की इनकम 90,000 से 1 लाख के बीच में लाई करती है। उसी तरीके से मीडियन, मीडियन क्या बताती है कि आपके डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू है, आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू यानी मिडल वैल्यू। सो मिडल वैल्यू आपके डेटा की मतलब जो सेंटर में लाई करती है, जो मिडल वैल्यू होंगी उसे हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड, मोड क्या होता है, आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। अब जैसे जैसे मान लीजिए आपके इस डेटा में सबसे ज्यादा बार जो इनकम रिपीट हो रही है, जो इनकम रिपीट हो रही है, मान लीजिए वो 95,000 है। ओके, ज्यादातर लोगों की इनकम 95,000 है। सो आप क्या कहोगे इस केस में, आपकी जो मोड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 95,000, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो इनकम है वो 95,000 है। मतलब ऐसा डेटा, ऐसा नंबर, आपका जो डेटा है उसमें ऐसा नंबर, जो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, उसे हम कहते हैं मोड। सो ये तीनों भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो बताता है आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है।
सो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद रखिएगा माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों भी आपके केंद्र प्रवृत्ता के मापन है, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ता के मापन। अगला प्रश्न, यदि सहसंबंध के गुणांक r का मान -1 है तो ये दर्शाता है। इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज -1 इट डिनोट्स। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि यदि आपके जो सहसंबंध के गुणांक है मतलब r की वैल्यू अगर -1 है तो ये क्या दर्शाता है, मतलब आपके जो कोएफिशिएंट है, कोरिलेशनल कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू -1 है। सो ये क्या डिनोट करता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोरिलेशनल रिसर्च जो होती है मतलब आपकी जो सहसंबंध शोध होती है उसमें एक आपका कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे। सो याद रखिएगा आपकी जो कोरिलेशनल रिसर्च है मतलब आपकी जो सहसंबंध शोध है उसमें एक आपका कोएफिशिएंट होता है, एक आपका गुणांक होता है, एक आपका कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट जिसे हम R से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करा जाता है। सो अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ये लाई करती है -1 से +1 के बीच में, अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू -1 है मतलब आपके जो वेरिएबल्स है कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं आपके जो चर है, चरों के बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। किस तरीके से? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। आपके जो कोएफिशिएंट है कोरिलेशनल रिसर्च में जो कोएफिशिएंट है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू अगर -1 है तो आपके जो चर है चरों के बीच में कैसा सहसंबंध होगा? शक्तिशाली नकारात्मक, सो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट है कोरिलेशनल रिसर्च में जो आपके जो चर है चरों के बीच में किस तरीके से आप उनका रिलेशन होगा, किस तरीके से उसका सहसंबंध होगा, अगर +1 वैल्यू हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। आपको याद रखना है किस तरीके से चरों के बीच में सहसंबंध होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब शक्तिशाली सकारात्मक। ओके, अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है तो आपका जो वेरिएबल्स होते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में उनके बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता है, मतलब आपके जो चर होते हैं चरों के बीच में शक्तिशाली नकारात्मक सहसंबंध होते हैं। अगर आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है सो उस केस में आपके जो चर है चरों के बीच में शक्तिशाली सकारात्मक सहसंबंध होंगे, मतलब आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू +1 होती है तो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है मतलब चरों के बीच में कोई भी सहसंबंध नहीं होता है, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सो आपको ये याद रखना है। जैसे कि इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपके जो कोएफिशिएंट है कोरिलेशनल रिसर्च में जिसे हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कहते हैं उसकी वैल्यू -1 है। सो -1 है मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। सो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा वेरिएबल्स के बीच में। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चरों के बीच में शक्तिशाली नकारात्मक सहसंबंध होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, चरों के बीच में शक्तिशाली नकारात्मक सहसंबंध होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.